पर कुछ जो इलेक्ट होके आए हैं पिछली बार, ये अपनी मनमानी 2 साल तक वैसे ही करेंगे बगैर किसी रीज़न के। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इलेक्शन वक्त से पहले हो जाना चाहिए, उसकी तैयारियां वक्त से पहले हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 31 जज हैं, वर्तमान में केवल 1 जज एससी के हैं और शायद ओबीसी का एक भी नहीं है, जो अब तक की स्थिति 31 में से। कानून तो सिर्फ दबाने के लिए है ना, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ को। अब मोदी जी को तो 2 बार चुन ही लिया गया है, तो जनता ही नहीं चाहती है अब इनको परमानेंट प्रधानमंत्री बना दिया जाए, राष्ट्रपति बना दिया जाए। ये उसी की तरफ तैयारी है जिसको हमें पूरी ताकत से रोकना पड़ेगा। आप जुडिशरी का हाल देखो कि जो लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, वहीं पे हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो दूर क्यों जाना। विश्वविद्यालयों में देख लीजिए, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, आप देखो, मुझे एक पिछड़े समाज का प्रिंसिपल बता दीजिए। शमशान में उनकी भी लाशें जली जो डर के मारे घरों में बैठे रहे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। आप वकील हैं भानु प्रताप जी, मोहम्मद पराचा हैं और प्रोफेसर हैं डॉक्टर रितु। जुडिशरी में भागीदारी को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है दिल्ली के अंबेडकर भवन में। और सोचिए कि आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी कोलेजियम सिस्टम की वजह से SC ST OBC माइनॉरिटी के जज बहुत कम हैं, किसान जातियों के जज बहुत कम है, जाट पटेल मराठा गुर्जर इनके जज कम है। यहाँ तक कि सवर्णों में भी ठाकुर की संख्या कम हो गई है, कायस्थों की संख्या कम हो गई है। तो सवर्ण समाज में भी सवाल है कि कोलेजियम सिस्टम से ही जज जो बन रहे हैं। अभी जानकारी मिली है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले हैं DY चंद्रचूड़, जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोलेजियम के हेड थे तो 21 जजों की उन्होंने भर्ती की, उसमें एक भी SC नहीं था। क्या बैठक हुई है सर आज और कैसे ये ठीक होगा? देखिए, आज जो बैठक हुई है बेसिकली जो समाज का, जिस बहुजन समाज की आपने बात की है, उस बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व, प्रॉपर प्रतिनिधित्व कहीं भी नहीं है। और बहुजन समाज के विषय में मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुजन समाज वो जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा, SC ST OBC और माइनॉरिटी, वो बहुजन समाज। तो उसका प्रतिनिधित्व प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे जुडिशरी में और इसके साथ साथ बार काउंसिल्स में, बार एसोसिएशंस में और जितने भी एडवोकेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जाते हैं, जो सरकारी वकील होते हैं, हर किसी में प्रॉपर इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 72 साल बाद संविधान के लागू होने के भी अगर आज ऐसी स्थिति है तो इससे ज़्यादा गंभीर स्थिति क्या होगी। और ये जो वर्तमान सरकार है ये हर कुछ खत्म करती चली जा रही है, बिना कानून बनाए, बिना संविधान में संशोधन किए, अपनी नीतियों के अनुसार सब कुछ खत्म की जा रही है और पूरी तरह से इनका प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया जाए, उस रणनीति पर चल रही है। इसीलिए हम लोगों ने जो आज की है उसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण, जिन्हें मैं बता दूं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक चेयरमैन हैं मिस्टर मनन मिश्रा, उन्होंने अपने आप ही एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जो बार काउंसिल हैं राज्यों की, जैसे दिल्ली बार काउंसिल है, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल है, इन सब की जो चुनाव होने हैं उन सबको 2 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए, यानी बिना चुनाव के ही, मतलब लोकतंत्र को खत्म करते हुए अपनी मर्जी से उनको। कहाँ सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के हैं या हाई कोर्ट? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अच्छा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड हैं। जी, देखिए जैसे बार काउंसिल तो ये चुनाव हर साल होता है बार काउंसिल का? 5 साल। बार काउंसिल में चुनाव 5 साल बाद होता है। और जो बार एसोसिएशन हैं उनमें अलग अलग, जो भी डिस्ट्रिक्ट की बार है, हाई कोर्ट की बार है, सुप्रीम कोर्ट की बार है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट की बार है, हर साल उसमें निश्चित है डेट कि इस डेट को चुनाव होगा हर साल। ठीक इसी तरह से बार एसोसिएशन, तो उनमें भी 1 साल का था, लेकिन अब उन्होंने कई जगह जो है, जैसे दिल्ली में ही कई जगह है 2 साल का कर लिया है, लेकिन उसको भी लोग खींच के 3-3 साल तक ले जाते हैं। और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब सारे वकीलों का एक रिप्रेजेंटेटिव, निश्चित रूप से सभी वकीलों की, पूरे देश के। बिल्कुल। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये वैसे ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इनके हेड सबका नाम बताइए जरा। नहीं, देखिए जो इसके चेयरमैन हैं वो है मिस्टर मनन मिश्रा, और बाकी सारे जो इसके मेंबर्स वगैरह हैं, हाँ, हमारे यहाँ से दिल्ली से बेजबार का शर्मा जी हैं जो बार काउंसिल से हैं, इसी तरह से अलग अलग राज्यों से इसमें वो प्रतिनिधि हैं। तो इन सब का आप बिना कानून को फॉलो किए और ये सारी चीजें आप करेंगे, एक तो ये था। दूसरा ये है कि बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व प्रॉपर तरीके से हो, जैसे मैंने बताया, उसके लिए नेशनल लेवल पे
हम एक संगठन बना रहे हैं जिसकी शाखा सेंटर से लेकर ऊपर, सेंटर से लेकर नीचे स्टेट, देन फिर उसके बाद में आप जो कमिश्नरी लेवल पे है, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे, क्योंकि वकील जो होते हैं वो तहसील लेवल तक पे होते हैं। सो पूरा करके और समाज को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, समाज के हक को कैसे बचाया जाए और समाज का जो प्रतिनिधित्व प्रॉपर तरीके से हो, और हम सारे जो वकील हैं आपस में मिलजुल कर कैसे एक दूसरे का सहयोग करें और समाज को जो संविधान की जानकारी देना, उनके हक, उनके अधिकारों की और सरकार के जो कर्तव्य हैं उनकी जानकारी देना, इसके लिए हम नेशनल लेवल पे एक संगठन कर रहे हैं। उसी सब के लिए एक यहाँ मीटिंग आज हुई। ये आप लोग अलग से एक बार काउंसिल के परोक्ष संगठन खड़ा करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए अब वो क्यों करना चाह रहे हैं, बार काउंसिल हो, बार एसोसिएशन हो, वहां पर जब प्रॉपर प्रतिनिधित्व ही आपका नहीं है, बार एसोसिएशन को छोड़ दीजिए, लेकिन बार काउंसिल तो चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, वो सारी की सारी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, वहां तो प्रॉपर प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तब क्या किया जाए, इसीलिए हमने एक संगठन बनाना जरूरी समझा है और उसी के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और इस संगठन को पूरी तरह से मजबूती से बना के समाज के जो लोग हैं उनके हकों के लिए हम बाकायदा लड़ेंगे। क्या लग रहा है सर, ये थोड़ा सा बताइए, इतिहास बताइए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, जो रिप्रेजेंटेशन मतलब वकीलों का संगठन है, इसमें कोई SC ST OBC के लोग अध्यक्ष बने हैं कि नहीं? मिश्रा जी हैं, एक इस समाज से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बिहार से आते हैं, तो आप समझ लीजिए। कितने वकील देश भर में इसके लिए वोट करते होंगे, रजिस्टर्ड सारे वकील? देखिए दिल्ली में ही करीब 70,000 वकील हैं जो बार काउंसिल के लिए वोट करते हैं, और बार काउंसिल वो संगठन है जो वकीलों की लाइसेंस इशू करती है। अगर मैं वकील बना हूँ तो बार काउंसिल ने मेरा लाइसेंस दिया है, मुझे लाइसेंस टू प्रैक्टिस। और एग्ज़ाम तो लिया होगा? एग्ज़ाम लिया होगा या नहीं लिया होगा, कैसे लोग क्या एग्ज़ाम ले रहे हैं आपको पता ही है, नॉट फाउंड सूटेबल क्या होता है आपको पता ही है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितना तो इस तरह का खेल होता है क्या यहाँ भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में? अगर आरोप ऑथेंटिक कोई जानकारी है आपके पास? खेल तो सब जगह एक जैसा ही होगा ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह एक ही खेल हो रहा है। सबसे बड़ा खेल अभी भानु जी ने बताया ही आपको कि ये इतनी महत्वपूर्ण बॉडी है कि इससे वकीलों के लाइसेंस मिलेंगे, वकीलों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, वकील किस तरीके से काम करेंगे, उनके अधिकारियों की रक्षा कैसे होगी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवोकेट्स एक्ट के तहत आती है। ठीक है जी। इसमें जो चुने हुए लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 5 साल के लिए तो हम चुने गए हैं, 2 साल का हम वैसे ही ले लेंगे। मतलब जो विल ऑफ द एडवोकेट्स है, जो उनकी आवाज़ है, वो तो ख़त्म हो गई पहले ही। अब जो ये मेंबर्स हैं मुट्ठी भर कुछ जो इलेक्ट होके आए हैं पिछली बार, ये अपनी मनमानी 2 साल तक वैसे ही करेंगे बगैर किसी रीज़न के। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इलेक्शन वक्त से पहले हो जाना चाहिए, उसकी तैयारियां वक्त से पहले हो जानी चाहिए। तो उसके लिए मनन कुमार मिश्रा जी ने एक रेजोल्यूशन पास किया और सभी बार काउंसिल्स को देश भर के 2 साल के लिए बगैर कोई वजह बताए पोस्टपोन कर दीजिए। जब इस काम की वजह ही नहीं, अब क्या आप सोच सकते हैं कि पार्लियामेंट का 2 साल का टेन्योर एक्सटेंड हो सकता है क्या कभी? ये वैसा काम कर दिया। असेंबली का क्या अब इस पर सहमति बन गई है कि 2 साल चुनाव नहीं होगा? नीतीश कुमार जी ये कहें कि मैं चुना तो 5 साल के लिए गया था चीफ मिनिस्टर, मगर मैं 7 साल के लिए रह जाता हूँ, तब क्या होगा? तो क्या ये मान लिया गया है? क्या ये हो सकता है नीतीश कुमार जी 7 साल के लिए रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो ये वो काम हो रहा है। तो कब चुनाव होना था बार काउंसिल? दिल्ली में तो मार्च 2023 को होना था। तो इस प्रकार की धांधली हो रही है, यही आपके लिए काफ़ी है। अभी आपने चंद्रचूड़ साहब का नाम लिया, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी जजमेंट लिखी है द नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स में। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि देश की सभी सरकारें SC ST एक्ट का पालन ना करने की दोषी हैं। तो क्या यही बात जजों पे भी लागू होती है? ये सोचने का विषय। क्या ये सरकार के अधिकारी ही दोषी हैं? क्या ये काम जजेस भी, जजेस मना मत कीजिए, जो हमारे जुडिशल ऑफिसर्स हैं कोई नहीं, वो भी अपना काम कर रहे इसके दोषी हैं क्या, जो सुप्रीम कोर्ट की हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग अम्बेडकर भवन पे हैं और एक बड़ा प्रोग्राम है। किस तरह से आप सोचिए कि आज भी इस देश में बहुजन समाज के लोग का जो रिप्रेजेंटेशन है वो जुडिशियरी, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बार बार कह रहा हूँ, ये जो पावर सेंटर्स हैं यहाँ रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जुडिशियरी, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, इन सब में रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है।
और देर रात हो रही है। एक बड़ी बैठक हुई है दिल्ली के अंबेडकर भवन में। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भानु प्रताप जी हैं, मोहम्मद प्राचा जी हैं, डॉक्टर रितु हैं। तो ये जो जुडिशियरी का जो पूरा सिस्टम है सर, ये कोलिजियम सिस्टम से भी ज़्यादा खतरनाक है ये तो। कोई सिस्टम काम नहीं आएगा जब तक ईमानदारी से उस पर काम नहीं होगा, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात क्या है महत्वपूर्ण, इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा, और इस बारे में 85 जजमेंट्स भी हैं, वो ये नहीं कहता कि हमारी सरकार बहुत बुरे तरीके से काम कर रही है, हमारी जुडिशरी बहुत बुरे तरीके से काम कर रही है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। और इसमें 90% लोगों की भागीदारी नहीं है। जो 10% लोगों की भागीदारी है वो इस लायक नहीं है। ओवरऑल एक डेटा है कुछ की। एक सेकंड में यही साबित होता है ना इससे कि ये 10% लोग इस लायक नहीं है कि कोई अच्छा सिस्टम चला सके। तो अब बाकी 90% लोग जब चलाएंगे तो आप देखेंगे कितने अच्छे रिजल्ट आएंगे। कितने संख्या होगी SC ST OBC माइनॉरिटी के वकीलों की? अगर ओवरऑल कोई डाटा तो है नहीं ऐसे बात करें तो। मेरे ख्याल से अभी भी हम लोग SC ST OBC के मिला के देखें तो अब कम से कम 20 से 25% होंगे, मेरा अंदाजा है। हो गए 20-25% हो गए हैं आपके? ज़्यादा ही होंगे, इससे ज़्यादा होंगे। आप बिल्कुल मान सकते हैं कि 30+ होंगे जो SC ST OBC के और माइनॉरिटी के जो एडवोकेट्स हैं, ऑल पूरे देश में मिला के इतने हैं। तो इसमें जो है इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें सारा काम करना है। जब बात आती है माना जज बनने की बात आती है, अब जैसे आप हाई कोर्ट की बात कर, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में 31 जज हैं, वर्तमान में केवल 1 जज SC के हैं और शायद OBC का 1 भी नहीं है, जो अब तक की स्थिति 31 में से। और जहाँ तक मुस्लिम समाज के शायद 1 ही जज हैं मुस्लिम समाज के, इतनी स्थिति है। और इसके अलावा जो हाई कोर्ट हैं, जो देश में 24 हाई कोर्ट हैं, उनमें कुल जो जजेस की संख्या होनी चाहिए जो अप्रूव्ड है वो है 1095, लेकिन उनमें से तकरीबन 350 से 400 के लगभग सीटें खाली पड़ी हैं, वो भरी नहीं गई हैं। और जो बाकी भरी गई हैं उनमें पूरे देश में तकरीबन 20-21 लोग तो SC के हैं और OBC के जो लोग हैं उनकी संख्या मुश्किल से जो है करीब 22-23 है। ये स्थिति है, जबकि होने चाहिए कम से कम आज की तारीख में अगर देखें तो 350 से ज़्यादा होने चाहिए जो हैं, जितने जजेस हैं उनमें। सोचिए, जो संस्था जो संविधान को इम्प्लीमेंट करवाती है, जो रिप्रेजेंटेशन के फैसले देती है, उसी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दिल्ली बार काउंसिल में एक भी, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो भानु जी करेक्ट करेंगे, एक भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से मेंबर नहीं आया। मुस्लिम तो आ जाता है एक बार, लेकिन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का एक भी व्यक्ति आता ही नहीं है दिल्ली बार काउंसिल। जब से बार काउंसिल बनी है तब से आप लगा लीजिए आप कि जब से बार काउंसिल बनी है तब से कोई शेड्यूल कास्ट मेंबर आया नहीं है, शेड्यूल ट्राइब्स का मेंबर आया नहीं। पिछड़ा वो तो उनके लिए तो है ही सब कुछ, तो बने हैं ना, वो तो उनके लिए तो सब कुछ मतलब है। वो तो 40-40% बांट रखा है आपस में सब मामला। ये है, ये सच्चाई है। इससे क्या इम्पैक्ट होगा अगर ये चुनाव, वो क्यों चाह रहे हैं कि 2 साल बाद चुनाव? मैं बता तो रहा हूँ, ये 5 साल पर चुनाव होता है। 5 साल बाद होना मस्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कानून है, एक्ट है। उसके बाद भी नहीं, क्योंकि कानून तो सिर्फ दबाने के लिए है ना SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ को, अपने लिए तो कोई कानून नहीं है और ना किसी कानून को मानना है। तो ये सच्चाई है कि जो काम जो तुम्हारा है नहीं उसको कैसे खाया जाए, यही सिस्टम है, यही सिस्टम चल रहा है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, कल को अगर नीतीश कुमार जी ये कहने लगे कि 5 साल तो मैं चुन के आया था, 2 साल में वैसे ही ले लेता हूँ, तो पूरा बवाल कर जाएगा देश। तो बस वही बवाल। लेकिन मोदी जी के लिए तो लोग, कुछ लोग कह रहे थे कोरोना के समय कि चुनाव रद्द कर दिया जाए और इनको एक्सटेंड कर दिया जाए। नहीं, वही काम तो कर रहे हैं, उसका ग्राउंड बन रहा है ना। ये ऐसी जगहों पे, इन संस्थानों में ये काम करके अल्टीमेटली फिर ये बोलेंगे अब मोदी जी को तो 2 बार चुन ही लिया गया है, तो जनता ही नहीं चाहती है, अब इनको परमानेंट प्रधानमंत्री बना दिया जाए, राष्ट्रपति बना दिया जाए। ये उसी की तरफ तैयारी है जिसको हमें पूरी ताकत से रोकना पड़ेगा। ये गंभीर खतरा के संकेत बता रहे हैं। बहुत गंभीर खतरे के संकेत हैं। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको तोड़ना देश के संविधान पे सीधा सीधा हमला है, देश के सिस्टम पे, डेमोक्रेसी पे सीधा सीधा हमला। देखिए, एक पूंजीपति, मोरबी की घटना हुई है, मोरबी के पुल को बनाने का या उसके जो मतलब मरम्मत का ठेका 15 साल के लिए जिस कंपनी को दिया गया, मार्च 2022 से लेकर मार्च 2037 तक के लिए, उस कंपनी का जो मालिक है, ओरेवा कंपनी का मालिक, जो पूंजीपति है, जो बनाता है, घड़ी वगैरह बनाता है, उसने एक किताब लिखी है, उसका नाम है, जो उस मालिक है उसका नाम है जयसुख पटेल। उसने एक किताब लिखी है
समस्या और समाधान, उसमें वो ये कह रहा है कि इस देश के लोग लोकतंत्र के काबिल ही नहीं हैं। इस देश में डिक्टेटर होना चाहिए और सारी सत्ता उसी के हाथ में होनी चाहिए, और डिक्टेटर जो है वो 15 से 20 साल के लिए होना चाहिए। ये स्थिति है। और वो व्यक्ति पुल बना रहा, पुल का मरम्मत कर रहा मोरबी का, जिसमें 200 लगभग लोग मर गए। 135 के आसपास। नहीं, आप देखें 190 की तो वही पुण्य प्रसून वाजपेयी जी बता रहे हैं, 190 की तो, और 141 की तो उसी दिन बताई जा रही थी। अब 130 और 135 की बात हो रही है। 100% उन्होंने डॉक्टर रितु भी है, एक सवाल और लेंगे। डॉक्टर रितु, क्या लग रहा है, आप लोग जो बहुजन समाज का इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो समझ रहा है और वो भी घर से नहीं, सब डर के बैठे हुए हैं, कैसे होगी ये लड़ाई? बड़ा मुश्किल है। डर के बैठे हैं, ये आपकी बात सही है, लेकिन ये जो आप दो चेहरे देख रहे हैं, और आप मुझे भी जोड़ सकते हैं, आप देखें कि हम किस तरीके से जस्टिस की, रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लिए, अपने समाज के लिए। अभी आपको इन्होंने बताया कि आप जुडिशरी का हाल देखो, कि जो लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, वहीं पे हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं, तो दूर क्यों जाना, विश्वविद्यालयों में देख लीजिए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, आप देखो, मुझे एक पिछड़े समाज का प्रिंसिपल बता दीजिए। इतने 100 साल अभी सेलिब्रेट किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। आप एक एससी समाज का, अभी अनुला मोरिया जी हैं जो कालिंदी कॉलेज की बनी है, एससी समाज की, कहीं पे भी आप एससी एसटी तो भूल ही जाइए। आप है हमारा रिप्रेजेंटेशन, कोई एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, प्रमोशन नहीं हो रही। रतनलाल सर पिछले पता नहीं कितने साल से, आई थिंक 5-6 साल से केस लड़ रहे हैं प्रमोशन का। वन ऑफ द बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स वी हैव, तो आप बताइए उनका नहीं है? इतने बड़े हिस्टोरियन है, उनका प्रमोशन नहीं है? ऐसा नहीं है, जैसे सर बार बार कहते हैं प्राचा जी कि एनएफएस ये लोग साजिश से हम लोगों को करते हैं, बट अल्टीमेटली ये 10% लोग ही नॉट फाउंड सूटेबल है। ये लोग वहाँ बैठने के लायक ही नहीं। आप सोचिए अगर लायक होते, ये लोग अच्छा सिस्टम चलाने के लायक होता, इन्हें आता होता अच्छा सिस्टम चलाना, तो 90% लोगों का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं होता? 90% लोगों की भागीदारी क्यों नहीं होती? तो अब हमारे लोग जो डर के बैठे हैं, वैसे ही सब खत्म है। तो हम जैसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि बाहर निकलें, अभी भी जो कुछ हल्का फुल्का बचा है उसे रिस्टोर किया जाए और अपने रिप्रेजेंटेशन को लिया जाए। फिर देखिए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसा होता है, कैसे होगा जब 90% ऊपर होंगे, और जो 10% बचेंगे हम उनको भी जो उनके लेवल का या जो उनका हिस्सा होगा वो देंगे। जी देखिए, मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, जो हमारे समाजों की सबसे बड़ी कमी है, रोहित मेमुला जान छोड़ के लड़ाई करता रहा, संघर्ष करता रहा, समाज उसके साथ नहीं जुड़ा, आत्महत्या करने पे मजबूर हुआ। पायल तड़वी, कितनी संघर्ष, कितनी लड़ाई की उस बच्ची ने, नहीं समाज उसके लिए खड़ा हुआ, मरने के बाद खड़े हुए। अभी एक चंद्रशेखर साहब हैं जो जिनके ऊपर झूठा, जम्मू यूनिवर्सिटी में इतने बड़े इंटेलेक्चुअल थे, झूठा इल्ज़ाम लगा, ज़िंदगी में उनके लोग उनके साथ खड़े नहीं हुए। आज ये हमारी छोटी बहन खड़ी है, लड़ रही है, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही, इसको तो नौकरी मिल जाएगी क्योंकि इसने इतना बड़ा काम कर दिया है, अपने ऊपर इतना बड़ा खतरा लेके या मेहनत करके, कि रजिस्ट्रार के ऊपर एफआईआर करा दी है, प्रिंसिपल के ऊपर एफआईआर करा दी है और चार्जशीट भी फाइल हो गई है, कि ये बात साबित हो गई कि इसकी नौकरी छीनी गई थी झूठे सिग्नेचर करा के प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार द्वारा। लेकिन समाज उस ताकत से इसके साथ नहीं खड़ा। तो क्या इस चीज़ का समाज इंतज़ार करता है कि कौन हमारा होनहार से होनहार व्यक्ति, होनहार से होनहार बच्चा आत्महत्या कर ले, तब हम उनके साथ खड़े होंगे, या ऐसे लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी में खड़ा होना चाहिए जो हवाओं का रुख बदलने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, ना सिर्फ अपनी बल्कि पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान में भी 2 शेड्यूल कास्ट के युवाओं ने सुसाइड कर लिया। ये हर जगह हो रहा है। समाज को आप कितना जगाने के प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि समाज मुर्दा परस्त और बुत परस्त है। पत्थरों की पूजा करेगा, मरने के बाद आदमी की जो तारीफ करेगा, लेकिन जिस समय वो संघर्ष कर रहा होगा, जैसे महमूद भाई ने कहा है, जैसे अभी डॉक्टर रितु ने कहा है, जिस समय वो संघर्ष कर रहा उस समय उसका साथ नहीं देता है। और यही उसकी जो है सबसे बड़ी कमजोरी है और यही उसका सबसे बड़ा अपराध है जो समाज है। ये जो लोग डरे बैठे हैं, क्या मौत इनको वहाँ छोड़ देगी? मैंने किसी शायर ने कहा है कि मैं उसका भाव बता रहा हूँ, वो शब्द तो नहीं है, कि मौत ने जो कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो डर के मारे घरों में बैठे रहे, शमशान में उनकी भी लाशें जली जो डर के मारे घरों में बैठे रहे। लेकिन इंसान अगर है तो मैं मानता हूं उसको इंसान होने का, जिंदा होने का सबूत देना चाहिए, और वो सबूत ये है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ वो खड़ा हो, अन्यथा बचेगा कोई नहीं। और इस देश को जो बर्बाद कर रहे हैं उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो डरकर या अपने स्वार्थ के कारण या लालच के कारण
घरों में बैठे हैं, संघर्ष करने वाले ईमानदार लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं, वो भी इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं उतने ही। सोचिए तो महमूद प्राचा साहब हैं, भानु प्रताप जी हैं, दोनों वकील हैं, डॉक्टर रितु हैं, प्रोफेसर हैं, मैं एक अदना सा पत्रकार हूँ। मुझे रोज़ धमकियाँ मिलती है, लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि 99.99% जो धमकियाँ मुझे मिली है वो जाति विशेष के लोगों ने दिया है, जो आरक्षण, संविधान, रिप्रेजेंटेशन के सवाल के खिलाफ हैं। अब तक मुझे 99.99% जो बहुजन समाज के लोग हैं वो मेरा समर्थन कर रहे हैं। मेरे वीडियोज़ पर लाइक डिसलाइक का भी अंतर यही है, इसका मतलब है कि मैं सही काम कर रहा हूँ। जिस दिन बहुजन समाज के लोग मुझे कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं तो मैं मान लूँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी बिल्कुल परवाह मत कीजिए, जिनसे आपको अपना हक अधिकार छीनना है, जिन्होंने आपको गुलाम बना रखा है। जब आप गुलामी की जंजीर को तोड़ेंगे तो वो थोड़ी कहेंगे कि आप अच्छा कर रहे हैं, वो तो कहेंगे कि आप खराब कर रहे हैं। और यही चीज़ मुझे ताकत देती है और यही तमाम बहुजन लोगों को ताकत देती है। और सोचिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनाव न हो, 2 साल एक्सटेंड किया जाए, इसको लेकर बड़ी बैठक हुई थी। जी, मैं एक बात थोड़ी सी और कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि अपने आप बदल जाएगा, अपने आप इस देश में, इस दुनिया में कुछ नहीं बदलता है, बदलना पड़ता है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और स्वतंत्रता सेनानी जितने भी लोग हैं या बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं वो भी यही सोच के चुप बैठ गए होते तो जो आज बदला हुआ दिखाई दे रहा है ये भी नहीं बदलता। सो इसे बदलना पड़ता है, उसके लिए आगे आना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और मैं ये मानता हूं कि कायर की मौत घर में बैठ के मरने से ज़्यादा बेहतर है शेर की तरह संघर्ष करो, लड़ो और उस संघर्ष में अपनी जान गंवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। संवैधानिक तरीके से लड़िए। संवैधानिक तरीके से, बिल्कुल। हम संविधान की बात करते हैं, आज तक आपने देखा है हमने कोई भी गैर संवैधानिक बात नहीं की, गैर संवैधानिक कोई लड़ाई नहीं लड़ी, गैर संवैधानिक आंदोलन नहीं किया। हम संविधान के तहत सारे के सारे काम करते हैं और हम आज की तारीख में जो भी काम कर रहे हैं लोगों के सामने वो सब कुछ है। जैसा आपने कहा कि लोग आपकी सराहना करते हैं, जो विरोध करते हैं वो भी क्लियर है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कल भी आपके नहीं थे, वो आज भी आपके नहीं हैं, वो भविष्य में भी आपके नहीं होंगे। अगर आपके लिए कुछ भला कहेंगे भी तो केवल मुंह से कहेंगे, उसमें भी धोखा छुपा होगा, वो भी उस धोखे में आप आ जाएं, आपका खात्मा कर दें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे लगता है 5 साल काम करने के अनुभव के बाद बता रहा हूं कि बहुजन समाज को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना और बोलना शुरू करना है, लिखना शुरू करना है। सड़कों पे भी आना पड़ेगा पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, सड़कों पे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आना पड़ेगा। तो हमारी जीत सामने है, सिर्फ हाथ बढ़ा के पकड़नी। मुझे लगता है कि अब चूंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं था, अब सोशल मीडिया का दौर है, अगर आप लोगों ने लिखना बोलना भी शुरू कर दिया, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लोग हर काम जानते हैं। अब वैज्ञानिक भी है, जब संविधान का अधिकार मिला, बस उनकी जबान लंबी नहीं। जिस दिन इस देश के बहुजनों ने बोलना शुरू कर दिया, उसके सारे अधिकार सुरक्षित होंगे, संविधान भी बचेगा और मिल भी जाएगा। फिलहाल शुक्रिया अदा कहिए ऐसे लोगों का जो इस देश के संविधान, इस देश की संप्रभुता, इस देश के भाईचारा, इस देश की यूनिटी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए, इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए संघर्ष करे। वो चाहते हैं कि इस देश के नागरिकों का, हर नागरिक का अधिकार सुरक्षित हो, कोई किसी का शोषण न करे और भारत एक मजबूत और बेहतरीन मुल्क बने। इसी कोशिश को सोशल जस्टिस, डाइवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन कहा गया है, जो आपका संविधान आपको बताता है। वकील लोग हैं, इनकी बातों से आप कितना सहमत है, असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।